हेलो स्टूडेंट, डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के डिवीजन लेक्चर 4 को स्टडी करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में एक डाउट क्लियरिंग कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स के द्वारा आप जेईई नीट फिजिक्स से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स का फी 100 इंडियन रुपीज पर मंथ है। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल यानी डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए पहले बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल को सिलेक्ट करें। तो अब हम आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन लेक्चर 3 में पढ़ा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। क्वेश्चन नंबर 4 एक डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कर रहा है। 2 point charges having charge q equal to 8 microcoulomb each are kept at A and B respectively as shown in the figure। 2 पॉइंट चार्जेस है जो कि A और B पॉइंट पे रखा गया है और Q का वैल्यू भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, यानी P पॉइंट जो कि y एक्सिस पे लाई करता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है, मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है। तो इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग पहले अलग अलग यानी कि इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे निकालेंगे और फिर दोनों को वेक्टर मेथड से सम करेंगे। मान लीजिए कि P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EP है, PA प्लस EB। PA यानी कि जो पॉइंट चार्ज A पे लोकेटेड है उसके कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, EB जो पॉइंट चार्ज B पे लोकेटेड है उसके कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा और यूनिट वेक्टर AP के अलाउंग लिखना है। इस टर्म को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ यूनिट वेक्टर के स्थान पे हम लोग जो उसका वैल्यू है उसको लिखेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग AP यानी कि वेक्टर AP अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AP। वेक्टर AP क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P 2j कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A 2i कैप और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 2 ऊपर से कॉमन निकालेंगे और 2 नीचे का कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो j कैप माइनस i कैप अपॉन √2 बचेगा। हम लोगों ने ये वेक्टर निकाल लिया है, उसी प्रकार से अब हम EB वेक्टर भी निकालेंगे।
क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे Vp के अलावा यूनिट वेक्टर लिखना है, Vp के अलावा यूनिट वेक्टर लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले Vp वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ V। तो इसको अगर सोल्व करेंगे यानी कि Vp वेक्टर लिखेंगे तो 2j कैप माइनस और एक माइनस यहाँ पे, तो यानी कि 2j कैप प्लस 2y कैप हो जाएगा अपॉन 2√2 इसका मैग्नीट्यूड। अब हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे और उसके बाद इसका आंसर लाएंगे। यहाँ तक तो हम लोगों ने सोल्व कर दिया। अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे R' यहाँ लिख दीजिए, लेकिन फिर वो इक्वल आ जाएगा। जैसे Vp होगा या Ap दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, इसीलिए हम R' को R से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से भी कॉमन निकालेगा तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा j कैप प्लस i कैप अपॉन √2। तो हम लोगों ने ये वेक्टर भी निकाल लिया है और ये भी वेक्टर भी निकाल लिया। अब दोनों को ऐड करना है। ऐड करते वक्त हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको क्या करते हैं कि हम c मान लेते हैं, c मानेंगे तो उससे आसान हो जाएगा ऐड करने में। तो EP, अब हम EP को क्या लिख सकते हैं c अपॉन √2 और वहां हो जाएगा j कैप माइनस i कैप प्लस ये भी तो c के इक्वल है, ये जो टर्म है वो c के इक्वल है। यहाँ भी हो जाएगा c अपॉन √2 j कैप प्लस i कैप। तो यहाँ पे i वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है और अपोजिट साइन के साथ, लेकिन j वाला जो ऐड हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 2c अपॉन √2 j कैप आएगा। इसको और फर्दर सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा √2c j कैप। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, लेकिन अभी हम लोगों को फाइनल वैल्यू निकालना है। बस वैल्यू पुट कर देंगे और फिर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। EP क्या आ गया √2c j कैप। c के स्थान पे हम लोग माने थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और j कैप तो ऐसे होगा। पहले इसका हम सोल्व करते हैं तो बाद में j कैप के साथ उसको लिख देंगे। √2 हो जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ Q को हम लोग कूलम में चेंज कर देंगे, क्योंकि आंसर लाना है असाइनमेंट में। R हम लोग नहीं निकाले, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। R क्या है, चाहे AP है चाहे BP, दोनों तो इक्वल ही है। इसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसको यूज कीजिएगा तो आ जाएगा R इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर करना है यानी 8 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जिसको हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ताकि हम आंसर जो है असाइनमेंट में ला पाए। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा 9√2 × 10⁻⁷ और क्या चीज j कैप तो हो गया इतना। और यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, यानी कि
पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 9√2 × 10⁻⁷ जेकर और यूनिट है न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया। इसमें जो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था बस उसी को सिंपली अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। 3 point charges having charge q each are kept at the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure। 3 point charges है, कहाँ रखा गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी के वर्टिसेस पे। फिर कह रहा है फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। यहाँ पे Q के बारे में बोल रहा है कि Q ग्रेटर देन 0 यानी कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और O के बारे में बोल रहा है O बीइंग द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। O जो है ABC जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड है। तो यहाँ भी हम लोगों को किस कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा, जो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कॉन्सेप्ट सीखा था वही यहाँ भी यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ भी एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे हम थोड़ा दूसरा मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इस डायरेक्शन में। मान लीजिए कि E1 इसको मान लेते हैं, V के कारण जो होगा इसको मान लीजिए कि E2 है, और C के कारण जो होगा तो क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो मान लीजिए कि E3। तो हम लोगों ने तीनों पॉइंट चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉइंट पे होगा उसके क्या है डायरेक्शन को दिखा दिया है, ये डायरेक्शन होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर ध्यान देते हैं। E1 सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, मान लीजिए इसको R1 बोलते हैं, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ही है यहाँ पे R2 स्क्वायर, और E3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R3 का स्क्वायर। यहाँ पे R1, R2 और R3 तीनों जो है इक्वल हो जाएगा, चाहे ए डिस्टेंस है चाहे ए डिस्टेंस है चाहे ए डिस्टेंस। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि चाहे E1 का मैग्नीट्यूड हो चाहे E2 का मैग्नीट्यूड हो चाहे E3 का मैग्नीट्यूड हो, सभी का वैल्यू क्या है इक्वल है। अब हम लोगों को पता चल चुका है कि इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। तो वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब तीन इक्वल वेक्टर किसी भी पॉइंट पे अप्लाई होता है तो उसका नेट जो आएगा वो 0 होता है। मतलब कि यहाँ पे E1, E2, E3 क्या है इक्वल वेक्टर है। अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया उसमें एक बात छोड़ दी, जब तीन इक्वल वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे ओरिएंटेड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बात छोड़ दिया था, मैं अभी बता रहा था कि जब तीन इक्वल वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे ओरिएंटेड हो तो उस केस में रिजल्टेंट जो होता है वेक्टर का वो 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा 120 हो जाएगा, 60 हो गया, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 120
120। तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, जो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम बोल सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान में भी रखना है, क्योंकि इसका हम डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हैं, यूज करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो O पॉइंट पे होगा वो 0 होगा। जब इस तरह का केस हमको मिलेगा कि जब तीन इक्वल वेक्टर है और 120 डिग्री के एंगल पे ओरिएंटेड है, तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम फार्मूला की तरह इसको यूज कर देंगे, तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्क्वायर दिया हुआ है OABC, और इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे 2.4 रखा हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, और उसका जो वैल्यू है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी कि एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। 2.4 charges having charge Q equal to 9 picocoulomb each are kept at vertices of a square OABC। जो मैंने बताया वही कर रहा है, as shown in the figure। Find out the magnitude of net electric field at O। यानी O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोलना है। तो जब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहा है तो हम मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे। मान लीजिए कि जो A पॉइंट पे रखा हुआ है क्या, पॉइंट चार्ज, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द क्या, अलोंग द एरो। और जो C पॉइंट पे है पॉइंट चार्ज, उसके द्वारा पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम EC बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O क्या हो जाएगा, वेक्टर सम EA प्लस व्हाट, EC। तो अब हम क्योंकि मैग्नीट्यूड ही करा है तो मैग्नीट्यूड ही पे फोकस करते हैं। EA का मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट U अपॉन व्हाट, R स्क्वायर। और इसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पे फोकस करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट U अपॉन R स्क्वायर। दोनों ही केस में जो है डिस्टेंस क्या है, सेमी है, R इक्वल टू सेमी है, क्योंकि A डिस्टेंस चाहे A डिस्टेंस इक्वल होगा, बिकॉज़ OABC इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर का ऑल साइड का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हम कुछ समय के लिए ऐसा मान लेते हैं कि मॉड ऑफ EA इक्वल टू मॉड ऑफ PB इक्वल टू व्हाट, P नॉट। अब दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये और EB के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और हम लोग वेक्टर में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, जब रिजल्टेंट निकालना होता है, मान लीजिए कि EO वेक्टर का मैग्नीट्यूड EO इस प्रकार से होगा, तो दोनों का जब रिजल्टेंट निकालना होता है A और B वेक्टर का, तो क्या फार्मूला होता है, रूट वाले लगाएंगे और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। A स्क्वायर यानी कि मॉड ऑफ A का स्क्वायर यानी P नॉट स्क्वायर, B स्क्वायर यानी कि मॉड ऑफ EB का स्क्वायर प्लस 2 into AB cos थीटा cos 90 डिग्री। ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 नॉट स्क्वायर, जिसे बाहर करेंगे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 E नॉट। अब E नॉट क्या माने हैं उसको हम पुट कर देते हैं, रूट अंडर 2, और E नॉट हम लोग क्या माने हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट U अपॉन R स्क्वायर। बस
हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। Q इक्वल टू 9 पिको कूलम, इसको लिख लेते हैं 9 पिको कूलम। Q बराबर, बाकी इसमें कुछ जरूरत नहीं। अब बस हम लोग को वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ और Q है 9 पिको कूलम यानी 9 × 10⁻⁻12। हमको आंसर जो है SI यूनिट में लाना है। R तो यही है ना 3, x और y सेंटीमीटर में है यानी कि R इक्वल टू 3, R स्क्वायर का हो जाएगा 9 और इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर हो जाएगा 9√2 और ये हो जाएगा -3 यानी कि 10 हो जाएगा। सिंपली ये क्या हो जाएगा 90√2 और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कैलकुलेट कर दिया। तो काफी ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक हम लोगों ने अप्लाई किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन चार्ज है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन AB। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही अप्लाई करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इस प्रकार से करना होगा। ई पॉइंट से मान लीजिए कि x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया dx और इस स्मॉल एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन में होगा या अलोंग दिस लाइन होगा। ऐसा करते हैं हम इस लाइन को x एक्सिस मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि जो d वेक्टर है उसका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही कंपोनेंट होगा। यहाँ पे dy और dz उसका वैल्यू क्या है, 0 है। अब हमको dx का एक्सप्रेशन लिखना है, लिखते हैं dx का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन x स्क्वायर। अब dq को हम कैसे लिख सकते हैं, dq को हम लिख सकते हैं लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू dx अपॉन x स्क्वायर। हम बाद में लैम्डा को q से रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोगों ने
एक्सप्रेशन लिख लिया है किसका, dx का। तो dx को अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा क्या चीज, ex इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, dx का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट भी आसानी से पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जब पॉइंट भी फिक्स रहेगा तो हम लिमिट को भी आसानी से पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम वो आसानी से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या कर पाएंगे, हम निकाल पाएंगे कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। dx का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन x स्क्वायर। अब लिमिट देखिए कैसे हमको पुट करना है, पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो p पॉइंट से जो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मिनिमम लेंथ कितना है, l है, तो यहाँ l लिख देंगे। और इस p पॉइंट से इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो वो है 3l। तो हम लोगों ने लिमिट भी पुट कर दिया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। लैम्डा कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा उस समय क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, l से 3l तक। dx अपॉन x स्क्वायर, dx अपॉन x स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिएगा तो आ जाएगा -1 अपॉन x, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा -1 अपॉन x, l से 3l। माइनस को क्या करते हैं कि हम बाहर कर देते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन। अब अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो 1 अपॉन 3l, और लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो 1 अपॉन l। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, पहले तो 1 अपॉन l को हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं बाहर, उससे क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। 1 अपॉन l को हम लोगों ने कॉमन निकाले तो बचे क्या, 1 अपॉन 3 -1, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 अपॉन 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे, यानी लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई, ऐसा करते हैं 2 से 2 कैंसिल, 2 into 3, यहां 6 कर देते हैं, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, निकाल लिया। लेकिन हमको क्या करना है कि इसको क्यू के टर्म में निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा तो दिया हुआ है, तो हम इसको क्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल, एल कितना है यानी लेंथ ऑफ एबी, तो लेंथ हो जाएगा 2l, क्यू अपॉन एल अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2l नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो आपका हो जाएगा 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l स्क्वायर। ये हमारा जो है किसका वैल्यू है, x का है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, e इक्वल टू, क्योंकि एक ही कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा था d के एक्सप्रेशन में, तो
तो यहाँ भी जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस एक्स वाला ही कंपोनेंट आएगा, यानी पी है, पी यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए q अपॉन 12 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर आई कैप। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था बस उसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते चले गए और फिर हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, एक बार खुद से भी कर लीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉइंट चार्ज वाला तो है आसानी से सबको कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से हम लोग को करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्जेस आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन एबी। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एबी लाइन पे लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। द लीनियर चार्ज डेंसिटी वैरीज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो इस प्रकार से वैरी करता है। यहाँ पे किसका क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। where lambda naught is a positive constant, lambda naught एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, x is the distance from इंडेट और x जो है उस पॉइंट का क्या है डिस्टेंस है इंडेट से। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ केस किसका है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमने जो मेथड पढ़ा था हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, P पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका विड्थ dx है या लेंथ dx है और इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा जो कि dq है, मान लेते हैं dq है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे पहले इसी को हमको लिखना होता है यानी d वेक्टर। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके अलोंग वेक्टर जो मान लेते हैं x एक्सिस, इससे फायदा हो जाएगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं, d वेक्टर क्या हो जाएगा dEx I कैप। अब लिखना है dEx, dEx हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ dq लिखना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है। dq को क्या लिखेंगे, लैम्डा dx। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए लैम्डा इस पॉइंट पे क्या होगा, ये काफी ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लैम्डा वैरी कर रहा है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, जहां पे लैम्डा नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक्स है a से डिस्टेंस, यहां नहीं करा p से डिस्टेंस। a से डिस्टेंस इस पॉइंट का क्या हो जाएगा 4d टोटल है और माइनस x, 4d माइनस x हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे जो लैम्डा होगा लैम्डा नॉट इनटू 4d माइनस x, ये तो लैम्डा होगा और dx भी तो लिखना है अपॉन x स्क्वायर। तो हम लोगों ने dEx का एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब dEx का एक्सप्रेशन लिख दिया है तो अब हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा इस रिजल्ट को। इंटीग्रेट करेंगे dEx आ जाएगा हम लोग के सामने।
तो इंटीग्रेट थोड़ा करना है हम लोग को बस। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा नॉट। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ex आ जाएगा, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ex आ जाएगा। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना है, 4d माइनस x अपॉन x स्क्वायर, यही है ना, 4d माइनस x अपॉन x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ लिमिट पुट करना है। लिमिट कैसे पुट करेंगे, इस पॉइंट P से इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मिनिमम डिस्टेंस उसको लोअर लिमिट में पुट करेंगे, इस P पॉइंट से इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम डिस्टेंस इसको अपर लिमिट में पुट करेंगे। तो लिमिट भी हम लोगों ने पुट कर दिया, लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब है क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, d से 4d तक। अब इसको क्या करते हैं, 4d अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dx, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिए दोनों टर्म। ऐसा करते हैं कि इस कांस्टेंट जो टर्म है इसको अभी हम नहीं सोचेंगे, अभी सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा 4d और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस 1 अपॉन x, माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाएगा ln x, यानी कि log टू द बेस e। तो इंटीग्रेट तो हम लोगों ने कर लिया, अब बच गया सिर्फ और सिर्फ लिमिट पुट करना, उसको भी हम लोग पुट कर लेते हैं। लिमिट पुट करने के बाद अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। सिर्फ हम इस टर्म पे फोकस नहीं करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस टर्म पे फोकस करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट यहां पुट करेंगे 4d, क्या हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा माइनस ln 4d माइनस लोअर लिमिट d पुट करेंगे क्या हो जाएगा -4 और माइनस ln d। तो अब हम लोगों ने लिमिट को भी पुट कर लिया है। लिमिट पुट करने के बाद अब हम सिर्फ और सिर्फ सिंपलीफाई करना है। ये लगा 4 माइनस 1 यानी 3 प्लस ln d माइनस ln 4d, 3 प्लस लॉग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b हो जाता है, यानी d अपॉन 4d यानी कि 1 अपॉन 4। तो अब हम लोग को क्या कर देना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ex आ जाएगा ना, ex। तो ex जो है लैम्डा नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 प्लस ln 1 अपॉन 4। हमको तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड जो कर रहा है वो हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया है। और ज्यादा से ज्यादा अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू, लेट अस सपोज इसको चेक करते हैं कि ये आएगा कि नहीं, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जो भी आए मॉड अगर कर रहा है तो यहाँ ये वाला तो टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा कंफर्म है। मान लीजिए ये वाला नेगेटिव आता है, मैंने चेक नहीं किया है, अगर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगा है, सिंपल सा बात है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि हमको जो क्या बोलते हैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए।
मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का, और ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा, ये हम निकाला नहीं है, अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करने के लिए मॉड से मॉड लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, यानी कि इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इतना आएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना था, जहाँ पे लैम्डा क्या होगा बस वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना था, बाकी तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम लोगों ने सॉल्व किया।